हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा और उसके बारे में हमने विस्तृत तौर पर जाना कि क्या स्वतंत्रता का अधिकार है। आज हम मौलिक अधिकार के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें जो तीसरा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि कोई भी व्यक्ति, सरकार, राज्य या संस्था किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बलपूर्वक कार्य करने को विवश ना करे। इसके अंतर्गत संविधान में दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में बलपूर्वक श्रम को निषिद्ध किया गया है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती काम करवाना, इसको जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 23 क्लॉज 1 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। मानव व्यापार का मतलब है खरीद फरोख्त, यानी कि मनुष्य को खरीदना या बेचना, और जबरदस्ती उनसे काम करवाना या काम करवाने के बाद उन्हें पैसों का भुगतान ना करना, ये सभी जो है कानून की दृष्टि में दंडनीय अपराध हैं। आर्टिकल 23 क्लॉज 1 जो है ये बेगार प्रथा को समाप्त करता है, जिसे हम बंधुआ मजदूरी कहते हैं। तो बंधुआ मजदूरी पर भी ये प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 23 क्लॉज 2 राज्य को पावर देता है कि वो जो है बिना किसी भेदभाव के, यानी जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर या धर्म के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के अनिवार्य रूप से राष्ट्रहित में नागरिकों की सेवा ले सकता है, जैसे कि सैन्य क्षेत्र में या किसी सामाजिक क्षेत्र में। तो इस प्रकार से राज्य को ये आर्टिकल जो है वो शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 24। इस आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में या माइंस में या संकटपूर्ण किन्हीं कार्यों में लगाना जो है ये कानून की दृष्टि में दंडनीय अपराध है। तो इस प्रकार आर्टिकल 24 बाल श्रम के ऊपर प्रतिबंध लगाता है। अगला जो मौलिक अधिकार है ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे देश में पंथ निरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है उसको मजबूत करता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वो जो है अपनी इच्छा के अनुरूप, अपनी श्रद्धा के अनुरूप, अपने अंतःकरण के और अपनी भावना के अनुरूप जो है वो किसी भी धर्म को माने और उसका आचरण करे। आर्टिकल 26 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि नागरिक अपने धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और साथ ही साथ उन धार्मिक संस्थाओं से संबंधित जो संपत्ति है उसका प्रबंधन भी वो स्वयं कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में प्रावधान है कि जो धार्मिक कार्यों पर व्यय की गई जो धनराशि है वो कर मुक्त होगी, उस पर सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और नेक्स्ट जो आर्टिकल है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है वो है आर्टिकल 28, जिसमें कहा गया है कि सरकार, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी शैक्षिक संस्थाएं हैं या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थान हैं, वहां पर धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। अगला जो अधिकार है वो है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में इससे संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में कहा गया है कि किसी भी सरकारी या राज्य पोषित संस्था में किसी भी नागरिक को प्रवेश पाने में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव जाति, धर्म, वंश या किसी अन्य आधार पर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 के अंतर्गत
अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है और साथ ही साथ वे उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। अगला और जो अंतिम मौलिक अधिकार है, छठा मौलिक अधिकार, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 के अंतर्गत इसका व्यवस्था है और ये अधिकार सारे मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बाकी के जो 5 मौलिक अधिकार अभी तक हमने पढ़े हैं उन मौलिक अधिकारों की रक्षा ये अधिकार करता है। तो अगर हमारे या किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर, सर्वोच्च न्यायालय के पास जाकर अपने जो अधिकार है वो प्राप्त कर सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है। और इसी प्रकार वो आर्टिकल 226 यानी 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में जाकर न्याय प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इन अधिकारों को संवैधानिक उपचारों का नाम दिया, क्योंकि संविधान में उपचार बताए गए हैं कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप कहाँ से न्याय प्राप्त करेंगे, ये इसमें बताया गया है। और इसके अंतर्गत यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं और ये रिटें हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो चलिए अब हम इन रिटों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पहली रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का अर्थ है कि बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। इसको इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस भी कहते हैं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो, तो न्यायालय इस रिट के द्वारा ये आदेश देते हैं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और न्यायालय कारणों की जांच देखता है कि किस आधार पर जो है व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और वो गिरफ्तार किए गए कारण वैधानिक रूप से सही हैं या नहीं हैं या गैर कानूनी हैं, इसकी वो जांच करता है। और इस प्रकार अगर गिरफ्तारी के कारण सही नहीं पाए जाते हैं तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। तो ये था आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगली जो रिट है वो है परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है आदेश जारी करना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रिट तब जारी करती है जब उन्हें ये लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी यानी कोई सरकारी अधिकारी अपने संवैधानिक दायित्वों को या कानूनी दायित्वों को पूरी तरह से निभा नहीं रहा है और इसका जो प्रभाव है वो किसी भी व्यक्ति के या अन्य व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उस अधिकारी को अपने दायित्वों का सही तरह से निर्वहन करने के लिए ये परमादेश रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। अगली जो रिट है वो है प्रतिषेध। यह रिट सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के द्वारा तब जारी की जाती है जब उन्हें ये लगता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं वो अपने अधिकार क्षेत्रों का अतिक्रमण कर रहे हैं। अधिकार क्षेत्रों का अतिक्रमण का मतलब ये है कि वो ऐसे किसी मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो ऐसे में न्यायालय उन्हें जो है प्रतिषेध रिट जारी करके इस कार्य को करने से रोकते हैं। अगली जो रिट है वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जब निचली अदालतें या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य कर रहे हों, तो न्यायालय उस विचाराधीन मामले को उस न्यायालय से लेकर अपने पास या की अदालतें हैं उनमें हस्तांतरित करने का आदेश उत्प्रेषण के माध्यम से देता है। अगली जो रिट है वो है अधिकार परीक्षा और यह रिट तब जारी की जाती है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि जब न्यायालय को ये लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है, यानी कि अधिकार परीक्षा के द्वारा उस नियुक्त व्यक्ति की योग्यता का परीक्षण किया जाता है और उसे उस कार्य को करने से रोका जाता है जिस पर वो गैर कानूनी तरीके से जिस पद पर वो
नियुक्त किया गया है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी लिख सकते हैं।